नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्यिक स्रोत। दूसरा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई थे, जो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि थे। पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा का 2500 पृष्ठों का वृहद ग्रंथ है, जिसके बारे में उत्तरार्ध के बारे में कहा जाता है कि उसकी रचना चंद के पुत्र जलहण ने की थी। रासो में एक स्थान पर ऐसा उल्लेख भी मिलता है, पुस्तक जलहण हाथ दई चली गजन नरिप काज। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी के साथ किए गए युद्ध का वर्णन है। इसमें पृथ्वीराज का संयोगिता के साथ प्रेम विवाह का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज व चंद्रवरदाई द्वारा मोहम्मद गौरी का मारा जाना तथा अपनी आत्महत्या कर लेने का भी वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक सत्य तथा कल्पना का मेल है। अगला है खुमान रासो। खुमान रासो दलपत विजय का रचा हुआ ग्रंथ है, जो 8 खंडों में विभाजित है। इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक मेवाड़ के शासकों का वृतांत प्रस्तुत किया गया है। हमीर रासो। हमीर रासो के रचयिता जोधराज यानी सारंगधर थे। यह ग्रंथ इन्होंने अपने आश्रयदाता नीमराणा अलवर के ठिकानेदार चंद्रभानु के आदेश की अनुपालना में लिखा और विक्रम संवत 1785 में इसकी रचना संपूर्ण हुई। यह 969 पदों का ओजपूर्ण काव्य है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा हमीर और मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच हुए युद्ध का ओजस्वी वर्णन है। ख्यात साहित्य। ख्यात का शाब्दिक अर्थ ख्याति से है। ये कथित साहित्य है। ख्यात उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें राजवंशों की पीढ़ियों, जन्म मरण की तिथियों, विशेष घटनाओं, जिस वंश के लिए ख्यात लिखी गई हो उसके व्यक्ति विशेष का जीवन संबंधी विवरण रहता है। अधिकांश ख्यात साहित्य गद्य में है। इस साहित्य में विभिन्न रियासतों के राजाओं की वंशावलियाँ, उनकी उपलब्धियाँ तथा कार्यकाल का वर्णन होता है। अतः इनसे किसी राजवंश का संपूर्ण इतिहास ज्ञात हो जाता है। इनके लेखन के लिए वंश परंपरागत मुहासिब होते थे। राजकीय ख्यातों के लेखक राजकीय कर्मचारी, पंचोली आदि लोग थे, पर कई व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से भी ख्यातें लिखी। इनमें नैणसी, दयालदास और बांकीदास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ख्यात के 2 प्रकार किए जा सकते हैं। पहला है जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो, जैसे दयालदासरी ख्यात, और दूसरा जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह हो, जैसे नैणसी ख्यात और बांकीदासरी ख्यात। इस समय उपलब्ध ख्यातें 17वीं शताब्दी से ही आरंभ होती हैं। मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान के विशुद्ध इतिहास के निर्माण में ख्यात साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ठीक है कि ख्यातों के अधिकांश लेखकों का लक्ष्य अपने शासक की यशोगाथा का वर्णन करना था। फिर भी जो जानकारी फारसी में लिखित ग्रंथों में नहीं मिलती, वह ख्यात साहित्य में उपलब्ध हो जाती है। फिर भी ख्यातों के आधार पर इतिहास निर्माण करते समय काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें कई प्रकार की कमियां रह गई हैं। उदाहरणार्थ, ख्यातों में वर्णित बहुत सी तिथियां सही नहीं पाई गई हैं। ख्यातों में घटनाओं का विवरण तिथि क्रमानुसार नहीं किया गया है। ख्यातों में वर्णित व्यक्तियों और स्थानों के नाम को लिखने में भी शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। और चौथी है, इनमें दी गई तिथियां, घटनाएं तथा व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। नैणसी के अलावा अन्य किसी ख्यातकार ने अपने ऐतिहासिक स्रोत का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी ख्यात साहित्य के ऐतिहासिक महत्व को कम नहीं किया जा सकता। कुछ प्रमुख ख्यातें निम्नलिखित हैं। मुंडियारी ख्यात। मौजूदा समय में मुंडियार नागौर से 10 मील दूर स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने मुंडियार गांव चारणों को अनुदान में दिया था। उन्हीं ने ख्यात की रचना की। इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है।
ख्यात के लेखक तथा रचना काल के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं होती। विद्वानों का मानना है कि ये ख्यात संभवतः जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के समय में लिखी गई होगी, क्योंकि इसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राव सिंह से लेकर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु तक का विवरण दिया गया है। इस ख्यात में मारवाड़ के प्रत्येक राजा का जन्म, उसका राज्याभिषेक तथा उसकी मृत्यु का तिथि क्रम दिया गया है। इस ख्यात से पता चलता है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र सलीम का विवाह अपनी सगी बहन से न करके अपनी दत्तक बहन के साथ किया था, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। ख्यात के अनुसार जोधाबाई राजा मालदेव की एक दासी की पुत्री थी। अगली ख्यात है नैनसिरी ख्यात। यह ख्यात जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के दीवान मुणोत नैनसी 1610 से 1670 ईस्वी द्वारा रची गई। इस ख्यात में राजस्थान के राजवंशों के अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों संबंधी सामग्री का भी समावेश हुआ है। इस ख्यात में अनेक राज्यों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर आदि राज्यों का इतिहास मिलता है। इससे राजपूतों के पारस्परिक संबंधों, युद्धों एवं उनके मुगलों के साथ संबंधों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसमें मंदिरों, मठों, किलों आदि का निर्माण, सतियों के जौहर तथा तीर्थ स्थानों एवं त्योहारों का वर्णन भी मिलता है। डॉक्टर ओझा का कथन है कि इस ख्यात का महत्व केवल राजनीतिक ही नहीं, अपितु राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास जानने के लिए भी ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। तीसरी ख्यात है बांकीदासरी ख्यात। मारवाड़ नरेश मानसिंह के राजकवि बांकीदास 1781 से 1813 ईस्वी द्वारा रचित इस ग्रंथ में राजस्थान की समस्त रियासतों का इतिहास भरा पड़ा है। कविराज बांकीदास का जन्म भांडियावास गांव में विक्रम संवत 1838 यानी 1781 ईस्वी में हुआ। बांकीदास एक महान कवि और इतिहासकार थे। अपनी काव्य प्रतिभा से ही उन्होंने एक निर्धन चारण कुल में जन्म लेकर जोधपुर के महाराजा मानसिंह के राजदरबार में सर्वोच्च सम्माननीय स्थान प्राप्त किया था। राजस्थान के पराक्रमहीन राजाओं ने जब बिना युद्ध के ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो कवि बांकीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर शीर्षक का गीत राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हुआ। विक्रम संवत 1890-1833 ईस्वी में बांकीदास का देहांत हो गया। कवि होने के साथ ही बांकीदास एक इतिहासकार भी थे। उनकी कृति बांकीदासरी ख्यात राजस्थानी गद्य में लिखी गई है। नैनसी की भांति बांकीदास की ख्यात भी बातों का संग्रह है। उसकी बातें छोटे छोटे फुटकर नोटों के रूप में हैं, उनमें कोई क्रम नहीं है। अधिकांश बातें 2-2 अथवा 3-3 पंक्तियों की हैं। ख्यात में लगभग 2000 बातों का संग्रह है। बांकीदास की ख्यात ऐतिहासिक घटनाओं तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति व विभिन्न संप्रदायों के परस्पर संबंधों की जानकारी का अपूर्व खजाना है। इसमें जोधपुर और जयपुर की स्थापना का विस्तृत विवरण है, जो अन्य साधनों से भी पुष्ट होता है। उसकी ख्यात में विविध वेशभूषा तथा उस युग में प्रचलित वस्त्रों यथा फूमरी, रुमाल, गुलबंद आदि के नाम तथा आभूषणों जैसे कि चूड़ी, तिमणियों, जुगावली आदि का विवरण भी प्राप्त होता है। बांकीदास ने राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों व पर्व त्योहारों का भी वर्णन किया है। बांकीदास ग्रंथावली की प्रस्तावना में ओझा जी ने इस ख्यात के संबंध में लिखा है, यह इतिहास का खजाना है। राजपुताना के तमाम राज्यों के इतिहास संबंधी रत्न उसमें भरे पड़े हैं। मुसलमानों, जैनों आदि के संबंध की भी बहुत सी बातें हैं। उनके राज्यों और सरदारों के ठिकानों की वंशावलियाँ भी हैं। अनेक राजाओं के जन्म और मृत्यु के संवत, मास, पक्ष, तिथि आदि दिए हैं। वस्तुतः राजस्थान का पूर्ण क्रमिक इतिहास तैयार करने में बांकीदास की ख्यात एक आधार ग्रंथ के रूप में सहायक हो सकती है। दयालदासरी ख्यात। दयालदास सिडायच बीकानेर नरेश रतन सिंह 1828 से 1851 ईस्वी के विश्वस्त दरबारी थे और महाराजा के आदेश से उन्होंने अपनी ख्यात लिखी थी। दयालदास की ख्यात 2 खंडों में है। प्रथम खंड में बीकानेर के राठौड़ों का प्रारंभ से लेकर जोधपुर के राव जोधा तक का विस्तृत विवरण है। दूसरे खंड में राव बीका से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का वर्णन है। इस प्रकार यह ख्यात बीकानेर के राठौड़ शासकों की उपलब्धियों की यशोगाथा है। विद्वानों का मानना है कि दयालदास ने अपने समय की जिन घटनाओं का उल्लेख किया है वे काफ़ी प्रामाणिक मानी जा सकती हैं।
परंतु उसके पहले की घटनाओं को अन्य स्रोतों से पुष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि दयालदास का ध्येय अपने संरक्षक एवं आश्रयदाता के घराने की प्रशंसा करना रहा होगा। फिर भी बीकानेर राज्य के इतिहास के निर्माण में ये ख्यात काफ़ी उपयोगी स्रोत मानी जाती है। जोधपुर राजेरी ख्यात, यह ख्यात भी 2 खंडों में है। इसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मानसिंह के राज्यकाल तक का विवरण है। इससे स्पष्ट है कि ये ख्यात महाराजा मानसिंह के शासनकाल में लिखी गई होगी। ख्यात में वर्णित प्रारंभिक इतिहास काफ़ी काल्पनिक एवं पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है। राव जोधा के समय के बाद का भाग प्रामाणिक माना जा सकता है। इस ख्यात के संबंध में ओझा जी ने लिखा है कि लेखक ने विशेष खोजबीन नहीं करके जनश्रुति के आधार पर बहुत सी बातें लिख डाली हैं, जो निराधार होने के कारण काल्पनिक ही ठहरती हैं। साथ ही राज्याश्रय में लिखी जाने के कारण इसमें दिए हुए बहुत से वर्णन पक्षपातपूर्ण एवं एकांगी हैं। उपर्युक्त ख्यातों के अलावा अन्य बहुत सी ख्यातें हैं, जिनमें कविराज की ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, किशनगढ़ ख्यात, भाटियों ख्यात, महाराजा मानसिंह जी ख्यात, सांचौरी ख्यात, सखत सिंह जी ख्यात, सिसोदिया ख्यात, कछवाहा ख्यात, सोनगरा ख्यात, फलोदी ख्यात आदि प्रमुख हैं। वस्तुतः राजस्थानी भाषा का साहित्य यत्र तत्र बिखरा पड़ा था। मुनि जिन विजय के अथक परिश्रम एवं प्रयासों के बाद राजस्थान सरकार ने जोधपुर में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापित किया और उसमें उपलब्ध राजस्थानी साहित्य को संग्रहित किया। इस संस्था ने हस्तलिखित पांडुलिपियों को प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया, जिससे अब तक बहुत से ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। जोधपुर की चौपासनी शिक्षा समिति द्वारा संस्थापित राजस्थानी शोध संस्थान ने भी राजस्थानी साहित्य के प्रकाशन में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। राजस्थानी भाषा में अन्य ऐतिहासिक साधन। राजस्थानी भाषा में हजारों की संख्या में ऐतिहासिक वार्ताएं एवं वचनिकाएं आदि लिखी गई हैं। वार्ताओं एवं वचनिकाओं में राजस्थानी संस्कृति का बड़ा ही अनूठा चित्रण किया गया है। ऐतिहासिक प्रसंगों के अलावा इनमें राजस्थानी जनता की दिनचर्या, हाट, उपवन, घर प्रांगण, उत्सव, क्रीड़ा आदि का विस्तृत और सजीव वर्णन मिलता है। प्रस्तुत अध्याय में केवल कुछ प्रमुख कृतियों का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया गया है। पहली है अचलदास खिंचेरी वचनिका। सबसे प्राचीन वचनिका चारण शिवदास गार्डन की बनाई हुई अचलदास खिंचेरी वचनिका है, जिसकी रचना विक्रम संवत 1490 के लगभग हुई थी। इससे गागरोन के खिंची शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मांडू के बादशाह तथा गागरोन गढ़ के राजा अचलदास खिंची के युद्ध का वर्णन है। इससे तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। दलपत विलास। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर के द्वारा प्रकाशित दलपत विलास भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इस अधूरे ग्रंथ की रचना बीकानेर के महाराज कुमार दलपत ने की थी। इससे भी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। विरमदे सोनगरारी वात। विरमदे सोनगरारी वात यह एक अर्ध ऐतिहासिक रचना है। इससे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कानड़दे प्रबंध। जालोर के चौहान अखयराज के आश्रित नागर ब्राह्मण पद्मनाभ ने 1455 ईस्वी में कानड़देव प्रबंध की रचना की थी। इस ऐतिहासिक काव्य में जालोर के शासक कानड़दे और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़े गए युद्ध का विस्तृत विवरण प्राप्त है। इससे तत्कालीन सामाजिक परंपराओं, सैन्य व्यवस्था आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ का संपादन प्रोफेसर कांतिलाल व्यास ने किया है। उनके मतानुसार शायद यही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें ऐतिहासिक घटनाओं की सच्ची जानकारी देता है। सूरज प्रकाश। जोधपुर नरेश अभय सिंह के दरबारी कवि कर्णीदान द्वारा रचित सूरज प्रकाश से जोधपुर के शासकों जसवंत सिंह, अजीत सिंह तथा अभय सिंह के समय की कई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। इससे तत्कालीन युग की सामाजिक स्थिति, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, विवाह, उत्सव, आखेट, यज्ञ, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, मनोरंजन के साधनों आदि की जानकारी मिलती है। राजरूपक। जोधपुर नरेश अभय सिंह के आदेशानुसार उनके दरबारी कवि रतन चारण वीरभाण द्वारा रचित राजरूपक भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें सेतराम से लेकर अभय सिंह के समय तक की घटनाओं का उल्लेख है। इसमें जोधपुर के शासक अभय सिंह और शेर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद के युद्धों का आंखों देखा वर्णन है।
इससे उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। गुण रूपक। महाराजा गज सिंह के समय में केशवदास ने गुण रूपक की रचना की थी। इससे उस समय की वेशभूषा, रीति रिवाजों, विवाह उत्सवों, दशहरा पर्वों आदि की जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है राजविलास। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समकालीन कवि मान द्वारा रचित राजविलास महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का अतिशयोक्ति के साथ विवरण देता है, फिर भी राज सिंह और जगत सिंह के समय का एक अच्छा स्रोत माना जा सकता है। इस ग्रंथ से हमें मेवाड़ और बागड़ की भौगोलिक स्थिति, उदयपुर नगर निर्माण, राजसमंद झील के निर्माण, अकाल राहत कार्यों, राज्याभिषेक संस्कार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। राव जैत सिरो छंद। इसकी रचना बिठू शुजा नागर जोत ने की थी। इसमें बीकानेर के शासक राव जैत सिंह तथा मुगल शासक कामरान के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। इसमें राव जैत सिंह की बहादुरी का वर्णन है तथा साथ ही राव चूड़ा से लेकर राव लोणकरण के पराक्रमों का वर्णन है। इससे तत्कालीन युग की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। बेली कृष्ण रुक्मणी। इसकी रचना कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, जो अकबर का दरबारी कवि था। इससे तत्कालीन समय के रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाजों, उत्सवों, त्योहारों आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। गुण भाषा। इस ग्रंथ की रचना हेम नामक कवि ने की थी। इससे जोधपुर के शासक गज सिंह की विजयों, जोधपुर के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाजों, नगर योजना आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है वंश भास्कर। इस ग्रंथ की रचना बूंदी के चारण कवि सूर्यमल मिश्रण ने की थी। इस ग्रंथ में बूंदी का विस्तृत तथा राजपुताने का संक्षिप्त इतिहास वर्णित है। इसमें राजा राम सिंह की वीरता का वर्णन भी किया गया है। इसमें जयपुर बूंदी संबंध, मराठों के राजस्थान पर आक्रमण और अंग्रेजी सत्ता के प्रवेश की घटनाओं का समुचित वर्णन है। सुरजन चरित्र। इस ग्रंथ की रचना कवि चंद्रशेखर ने की थी। इसमें बूंदी के राजा सुरजन हाड़ा की दानवीर वृत्ति, निर्माण कौशल एवं चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इससे 16वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। उपयुक्त ग्रंथों के अलावा भी अनेकानेक ग्रंथ हैं जिनमें ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। रणथंभौर के हमीर के संबंध में मंडन विजयसा की हमीर देव चौपाई, चंद्रशेखर का हमीर हठ, जोधराज का हमीर रासो और राजरूप का हमीर राछाड़ा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी के लिए डिंगल भाषा की कृतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें महाराणा एवं सामंतों के शौर्य के साथ साथ परंपरागत रीति रिवाजों, अभिरुचियों एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। राजस्थानी इतिहास लेखकों तथा शोधकर्ताओं ने राजस्थानी भाषा में उपलब्ध इन ऐतिहासिक स्रोतों का काफ़ी प्रयोग किया है, परंतु इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यही है कि हमें इन साधनों से प्राप्त होने वाली जानकारी को तभी प्रमाणिक मानना चाहिए जबकि उसकी पुष्टि अन्य ऐतिहासिक साधनों से होती हो, क्योंकि अधिकांश लेखकों को राज्याश्रय प्राप्त था। अतः हो सकता है कि उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण दिया हो अथवा अपने शासक की कमजोरियों को छिपाने का प्रयास किया हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे उर्दू व फारसी साहित्य। नमस्कार।